हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम करेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके रिलेटेड आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है सम हाउस प्रॉपर्टी का, और हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो आपको ध्यान में भी रखनी है। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रैक्टिकल्स आज आपको करवाए जाएंगे ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। सो इसलिए इन चीज़ों को स्किप मत करना, एग्ज़ाम के लिए करके ज़रूर जाना। और दोस्तों, अगर आपको कोई नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे नोट्स कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। उस चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए। और मैंने पहले ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट तैयार कर लिया है। आपको पता है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर्स में बता दिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मेट। सो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि मिस्टर राजा राम ऑन्ड 4 हाउसेज। मिस्टर राजा राम के 4 घर हैं। देयर म्यूनसिपल वैल्यूएशंस आर, उनकी म्यूनसिपल वैल्यूएशन जो है उसकी अमाउंट दे दी है, आपको एमवी दे दी है। म्यूनसिपैलिटी लीव्स, यानी जो ये 10% टैक्स दिया है ना, ये किस पे लगेगा, ये इन्हीं अमाउंट पे लगेगा। यानी जो आपकी म्यूनसिपल वैल्यूएशन है उसी के ऊपर जो 10% आप लगाओगे वो म्यूनसिपैलिटी टैक्स माना जाएगा। अब फर्स्ट हाउस क्या है, द फर्स्ट हाउस इज ऑक्यूपाइड फॉर हिज रेजिडेंस, उसके रहने के लिए, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हमने लिख लिया। हरीराम इज रेजिडेंट इन सेकंड हाउस, यानी ये लेट आउट घर हो गया आपका। थर्ड भी आपका क्या है, बिजनेस हाउस है जो भी लेट आउट है। और फोर्थ में आपका आया है कैरिंग ऑन हिज ओन बिजनेस। और ये बात कही जाती है कि अगर आप घर किसी बिजनेस के चलाने के लिए कर रहे हो तो उस घर में जो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। अब इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस है जिन्हें हमने ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज ऑफ फर्स्ट हाउस ऑफ, ये याद रख लेना कि जब आपने मोर्टगेज लोन लिया हुआ है तो ये अगर किसी पर्पस के लिए यूज़ किया गया, यानी जिस घर के लिए लिया है या फिर घर में किसी चीज़ के लिए यूज़ किया गया, तो ही इसे हमने बीच में ऐड करना है, अदरवाइज हम इसे नहीं लेंगे। नेक्स्ट एक्सपेंस है कि 600 पेज एज अ सैलरी टू गार्डनर, कि अगर गार्डनर की सैलरी आपने जब भी थर्ड हाउस लिया है, बनाया है, तो आपको गार्डनर की सैलरी भी मिली है, तो ये ऑलरेडी आपके इंक्लूडेड होती है। ये हम लेस करेंगे जब हम थर्ड हाउस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपका हाउस कौन सा था, दैट इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस आपको क्लियर है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है तो इसकी वैल्यू निल ही रहेगी, यानी इसकी जो एनुअल रेंट है वो निल रहेगा। अगर एनुअल रेंट निल रहेगा इट मीन्स जीए भी निल रहेगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका निल रहेगा। इसे एग्जेम्प्ट मानकर आप क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू को निल कर दोगे। तो ये पहला केस तो बहुत ज़्यादा इजी था। इससे आपको बस ये याद रखना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला घर हमेशा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अब सेकंड केस आपके सामने है हाउस टू लेट आउट। अब लेट आउट वाला सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, अब जीएबी। तो जीएबी के केस में आपने क्या करना है, जीएबी में आपने देखना है कि फर्स्ट हाउस तो हो गया, हरीराम इज रिसाइडिंग इन सेकंड हाउस एट मंथली रेंट। अब मंथली रेंट 800 है आपका। अब 800 आपका मंथली रेंट क्या बन गया यहाँ पे, एनुअल रेंट। तो अब आपको यहाँ पे म्यूनसिपल वैल्यूएशन भी दे दी। तो स्टेप वाइज हम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एमवी और एफ बार में विच एवर इज ग्रेटर यानी हायर। तो फर्स्ट केस आपका एमवी है, तो एमवी आपको यहाँ पे दी कितनी थी, 6000। तो 6000 एंड एफ आर आपको दिया ही नहीं है, तो विच एवर हायर दैट इज 6000। अब ये चीज़ का जो आंसर आया है इसे आपने किसके साथ चलना है, एस आर के साथ, जिसकी वैल्यू है नहीं। आंसर विल बी, आपने यहाँ से विच एवर इज लोअर देखना था, लेकिन अब एस आर है ही नहीं, तो आपने वही वैल्यू एज इट इज़ उसकी लिख देनी है। अब जो आंसर आया इट इज़ इक्वल टू एस्टिमेटेड रेंट। अब जो भी एस्टिमेटेड रेंट आएगा उसे आपने ए आर दैट इज़ एनुअल रेंट की वैल्यू से मैच करना है, कंपेयर करना है, और विच एवर इज़ हायर देख के कैलकुलेट करके बाहर निकालना है। तो ई आर कितना आया अब आपका, 6000।
और यहाँ पे अब लिखा भी था कि 800 आपका क्या है, एनुअल रेंट पर मंथ है। तो 800 को अगर आप 12 के साथ करोगे तो 9600 आपका आंसर आएगा। तो 9600 और 6000 में बड़ा कौन सा है, 9600। अब यहाँ पे अगर वैकेंसी होती तो बीच में लेस हो जाती, अब नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका वही आंसर आएगा, दैट इज़ 9600। तो आपने क्या करना है, 9600 GAV में डाल देना है। उसमें आगे लिखा हुआ है म्यूनसिपल टैक्स फॉर्मेट में। तो म्यूनसिपल टैक्स मैंने 10% इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि 10% आपका किसका लगेगा, इस वैल्यू का। तो 6000 है आपका, तो 6000 का 10% आपने क्या करना है, म्यूनसिपल टैक्स निकाल देने हैं, जिसका मतलब है 600। तो लेस कर दोगे तो आपके सामने NAV कितनी निकल आएगी, 9000। यहाँ पे 9000 आ गया। अब आपका डिडक्शन अंडर 24 है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 9000 के ऊपर 30% लगाओगे। अब ये देख सकते हो आप कि 9000 के ऊपर आपने 30% लगाया तो 2700 आपका क्या निकल आया, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अब आपके पास लोन कहीं पे हमने पीछे पड़ा ही नहीं है, तो लोन अगर है नहीं तो आपने क्या करना है, एज इट इज़ नील कर देना है। तो 9000 में से हमने अगर 27 माइनस किए तो 6300 आपका क्या बना, पहले घर की इनकम। तो ये पॉजिटिव इनकम है, कोई इफेक्टेड नहीं है, सही आंसर आएगा। अब ये जो इनकम आपने लिखी है ये आप बाहर लिखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से आपने डायरेक्टली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पे रहने दो। अब ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पे 6300 आपका यहाँ पे पहले सेकंड हाउस का आ गया। अब थर्ड हाउस है जो हमारा मेन था, लेट आउट हाउस है। इसमें हमने इन्फॉर्मेशन क्या मिली है कि 6600 आपका एनुअल रेंट है और 5500 आपका म्यूनसिपल वैल्यूएशन है। तो हम सबसे पहले GAV निकालेंगे। तो यहाँ पे हम अपना अपना वर्किंग नोट तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, FR और MV में कंपैरिजन करना है, विच एवर इज़ हायर। तो यहाँ पे आप FR ने, अभी हमने देखा कि FR कोई है नहीं वैल्यू, यहाँ पे आपकी नील रहेगी, लेकिन MV आपकी 5500 है। तो दोनों को कंपैरिजन किया तो 5500 एक साथ बड़ा भी है और कोई वैल्यू होना तो हमने वही बार निकाल देनी है। तो 5500 आया। अब हमने जो आंसर आया है उसे SR के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, और विच एवर इज़ लोअर आएगा जो उसे कैलकुलेट करना है। तो SR भी नहीं है तो वही वैल्यू आपकी एज इट इज़ बाहर आ जाएगी 5500 बनकर। तो ये जो वैल्यू बनेगी दिस इज इक्वल टू ER, एस्टिमेटेड रेंट। अब पॉइंट यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि एस्टिमेटेड रेंट आ गया। अब एस्टिमेटेड रेंट को हमने एनुअल रेंट के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। लेकिन एनुअल रेंट जो आपको 6600 दिया गया है उसमें से आपने 600 माइनस करना है। रीज़न, गार्डनर सैलरी, मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आपका जो एनुअल रेंट बना है वो एग्जैक्ट कितना है, 66,000। तो 6000 को आप कंपेयर करोगे और विच एवर इज़ हायर दैट इज़ 6000। और अगर वैकेंसी नहीं है तो दिस इज इक्वल टू GAV। तो GAV आपका कितना आ गया, 6000। तो हमने अभी यहाँ पे लिख दिया है 6000 दैट इज़ GAV वर्किंग नोट नंबर 2 से जो हमने कैलकुलेट किया। तो अगर हम 10% ऑफ 5500 करेंगे यानी म्यूनसिपल टैक्स निकालेंगे तो कितना बनेगा, 550। तो कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन के तौर पे हमने क्या किया, 6000 को 550 से माइनस किया तो 5450 आपका क्या बना, NAV। तो ये आपका यहाँ पे NAV आ गया, नेट एनुअल वैल्यू। उसका 30% हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। तो 1635 आपके पास स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में आया है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यानी लोन है नहीं, तो इसे ही हमने लेस करके क्या निकाल देनी है, इनकम ऑफ दिस हाउस। तो हमने कैलकुलेट किया तो 3815 आपका यहाँ पे बाहर क्या आ गया, 3815 आपका क्या आ गया, इस हाउस की इनकम आ गई। सो पॉइंट ये था कि GAV में आपने जो एनुअल रेंट के अंदर 600 माइनस किया उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। यहाँ तक हो गया। अब लास्ट में तो आपका आंसर नील ही आएगा, फिर से नील आएगा। पॉइंट नंबर, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को देखा हो तो मैंने यहाँ पे बताया था कि एग्जाम्पशन कौन कौन सी होती है, कि अगर आप अपने घर को किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए या बिजनेस के लिए यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपकी वैल्यू नील रहती है। तो यहाँ तक आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो क्या करते हैं, इस चीज़ को ही हम 6300 प्लस 3815 करेंगे तो 10,000 एंड
115 आपका क्या बन जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो यहाँ तक हमने सारा कर लिया है। कैसे हमने फर्स्ट सम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल ली है। तो ये सम आ चुका है इसलिए क्योंकि इसमें गार्जियन सैलरी भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जैसे म्यूनसिपल टैक्स किस पे 10% लगना है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये अब तक हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब ये आपके पास दूसरा प्रैक्टिकल क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज़ को भी कि मिस्टर तुषार हैं जो हाउस प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपना घर कंप्लीट किया 1/11 यानी 1 नवंबर 2018 को। 4 पार्ट में उन्होंने अपने घर को बांट दिया हुआ है। तो 4 पार्ट क्या क्या हैं, 25% ऑफ फ्लोर एरिया किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया, ऑन बिजनेस। 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है जिसमें आप रह रहे हो। 25% लेट आउट है जिसका एनुअल रेंट आपको 1000 पर मंथ दे दिया। और 25% ऑफ फ्लोर एरिया वॉज लेट आउट फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़। और लास्ट में आपके नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लेट आउट घर जो रखा हुआ है 25% फ्लोर एरिया है और 1000 भी उसका एनुअल रेंट है। लेकिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू फरवरी 28 तक आपने अपने घर को लेट आउट रखा, लेकिन जब आपका मार्च आया तो आपने अपने घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया। सो इट मीन्स यहाँ पे आपकी जो 4th हाउस की कैलकुलेशन है वो आप सिर्फ 11 मंथ की करोगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी दे दिए, टैक्स दे दिया और लोन दे दिया इसमें। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से करनी है। देखते हैं सबसे पहले कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया है आपको कि यूज़ फॉर ओन बिजनेस। तो मैंने पिछले ही समय अभी बताया है आपको कि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई चीज़ यूज़ की है घर, तो आप वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखोगे, वहाँ पे सारी वैल्यू निल मानी जाएगी, एग्जैम्प्ट होगी। ठीक है। अब यूनिट 2 के अंदर क्या है, 1/4 अंडर ऑन ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे आप अपने घर अपने ऑक्यूपेशन के लिए लिया है, यानी आप अपना काम वहाँ पे कर रहे हो। तो वहाँ पे आपका अब ये देखोगे कि इस केस में आपको कहीं पे एनएवी या फिर कोई आपको एनुअल रेंट वगैरह तो नहीं दिया हुआ। सो इन दैट केस आप अपना जो नेट एनुअल वैल्यू है उसे निल रखोगे। आप वहाँ पे आप क्या लिखोगे, निल। लेकिन यहाँ पे अब डिडक्शन ज़रूर होगी क्योंकि यहाँ पे आपके सारा घर है जो वहाँ पे आपने अगर बिज़नेस लिख दिया तो सारा का सारा वहाँ पे डिडक्शन भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी वहाँ पे ऑक्यूपेशन चल रही है, सिर्फ आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो उस केस में आप डिडक्शन ज़रूर करोगे। अब डिडक्शन अंडर 24, यहाँ पे एनएवी अगर निल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लिख भी दोगे तो निल आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन तो आप लोगे ही। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आपने देखा कि यहाँ पे आपको दिया होगा 36,000 आपका पूरे घर का है। तो अगर आपने 1/4 करोगे तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ का निकल आएगा। तो 36,000 का आपने 1/4 किया तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज़ 9,000। तो 9,000 ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो 9,000 ये आपका क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। तो यहाँ पे लॉस आएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी एनएवी कोई है नहीं, तो आप डिडक्टेड कर रहे हो, तो डिडक्टेड चीज़ ज़्यादा है, नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव ही बाहर लेकर आओगे। तो लॉस आ गया इस घर के लिए। तो अब आपने क्या करना है, थर्ड में देख सकते हो 1/4 लेट आउट फॉर फुल ईयर। अब आपने जीएवी निकालना पड़ेगा। तो जीएवी के लिए आपने थर्ड हाउस देखा तो 25% ऑफ फ्लोर एरिया आपको लेट आउट विद 1000 पर मंथ। यहाँ पे आप चीज़ नोट आउट कर लो कि आपको अगर थर्ड वाले का 1000 पर मंथ एक यूनिट का क्या दे दिया, फेयर रेंट दे दिया। तो अगर आपने पूरे घर का फेयर रेंटल वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ आपको दे दी गई है इंटू 12 करो, और अगर आपको 1/4 दिया था तो 4/1 कर दो। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 48,000 आपके पूरे घर की फेयर रेंटल वैल्यू एफआर निकल आएगी। तो अगर एफआर आ गई है तो एनुअल रेंट क्या निकलेगा, वो आप यहाँ पे वर्किंग नोट देखोगे तो फेयर रेंटल वैल्यू तो आपकी एक की कितनी बन गई, 12,000। सॉरी, एनुअल रेंटल वैल्यू तो आपकी क्या बनेगी, 12,000 बनेगी। क्यों, क्योंकि अगर आपका 1000 पर मंथ है तो 12 के साथ करोगे तो 12,000 क्या बन जाएगा, एनुअल रेंट। तो सिमिलरली आपने अभी फेयर रेंटल वैल्यू निकाली है तो कितनी बनेगी, 12,000। क्योंकि अगर पूरे घर की आपकी 48,000 है तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 4 करके उसे एक यूनिट की बना दोगे। तो दोनों चीज़ें सेम है। इट मीन्स अब आपका जीएवी भी क्या निकलेगा, ऑटोमेटिकली बाहर कोई और चीज़ है नहीं, तो 12,000 ही आप लिखोगे। तो म्यूनसिपल टैक्सेस अब दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि म्यूनसिपल टैक्स की वैल्यू 4,000 पर एनम है। तो अगर आपने एक यूनिट की निकालनी है तो 1/4 करो तो 1,000 आपका आएगा। तो 1,000 आप बीच में लेस करोगे तो
11,000 आपका बाहर क्या निकल आएगा, NAV। तो डिडक्शन आपने 30% ज़रूर करनी है। तो 30% आपने क्या करना है, यहाँ पे डिडक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, 11,000 का 30% यानी 3,300। तो 3,300 आपकी क्या निकल आई, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को आपने आगे इंटरेस्ट ऑन लोन देखना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका अगर एक यूनिट का 9,000 है तो इसका भी 9,000 ही होगा। तो 9,000 आपने बाहर ले लिया। तो इन दोनों चीज़ों को आपने बीच में से लेस कर देना है। तो इन दोनों चीज़ों को आप बीच में से क्या करोगे, लेस कर दोगे 11,000 के साथ। तो ऑटोमेटिकली आपका माइनस कितना आएगा, 1,300। यानी आपका यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अब लॉस आ रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आपका आ रहा है यूनिट 4। इसका आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे गिवन था कि ये जो घर है वो आपको 11 मंथ के लिए क्या दिया गया, रेजिडेंशियल पर्पस है आपका, और सेल्फ ऑक्यूपाइड आपने लास्ट मंथ में कर लिया। तो आप 11 मंथ का क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तो GAV निकालोगे, फेयर रेंटल वैल्यू निकालोगे, तभी ये चीज़ सही मानी जाएगी। अब बात वही है कि GAV सबसे पहले निकालो। तो GAV आपने कैसे निकालनी है, यहाँ पे हम निकालेंगे कि FR आपका कितना है, 12,000 ही बनेगा, क्योंकि आपने 48,000 को किया तो हर यूनिट का 12,000 आएगा। लेकिन अब एनुअल रेंट है जो वो आपका 11 मंथ का आएगा। तो 11 मंथ मीन्स आपका जो भी एनुअल रेंट आएगा वो 11,000 आएगा। लेकिन विच एवर इज़ हायर आपने देखना है। तो विच एवर इज़ हायर दैट इज़ 12,000। तो 12,000 आप क्या करोगे, बीच में से वही की वही चीज़ एज इट इज़ लिख लोगे। तो 12,000 आपका यहाँ पे भी GAV निकल आया। अब आपके पास म्यूनसिपल टैक्सेस थे। तो म्यूनसिपल टैक्सेस एक यूनिट के कितने हैं, 1,000 आपने ऊपर ही अभी किया है, तो यहाँ पे भी वही रहेंगे। और सेम केस आपका 11,000 ही बाहर आएगा। अब डिडक्शन भी आपकी 30% वही की वही, सारा केस वही रिपीट हुआ है। बस आपने 11 मंथ किया इसलिए, अगर आप 12 मंथ कर दोगे किसी गलती के कारण तो आपका गलत हो जाएगा। सो इसलिए यही चीज़ सेम टू सेम आ जाएगी जो आपने ऊपर लिखा है। तो अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, दैट इज़ 1,300 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये 1,300, ये 1,300 और ये 900 तीनों नेगेटिव हैं। तो तीनों नेगेटिव करने के बाद आपने जो भी अमाउंट लिखी दैट इज़ हाउस प्रॉपर्टी की, वो क्या बनी, -11,600। तो ये आपकी क्या वैल्यू बनी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। सो ऐसे हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सो इसलिए ज़रूर इसे करना, छोड़कर मत जाना। सो इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।